हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम टीजीटी 2005 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। यह पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीकरण के लिए करता है। यह पोषण एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ और उनके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। यह पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो इसमें सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग, इसके अंतर्गत शरीर के सारे भाग जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, सभी जैविक या जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उनका पाचन होता है और जो शरीर के पार्ट्स हैं पाचन में जो सहायता करते हैं वह भोजन को अवशोषित कर लेते हैं और हमारे शरीर के जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उनका समय आने पर प्रयोग करते हैं। यही पोषण का सबसे सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। जो पोषणीय स्थिति होती है, पोषण की स्थिति उसका वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है? अच्छी और बुरी के रूप में, या कुपोषित और अति पोषित के रूप में, या अपर्याप्त और पर्याप्त के रूप में, या अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सटीक आंसर जो है वह अनुकूलतम और अल्पतम होगा। अनुकूलतम का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अनुकूल हो, जितनी मात्रा में हमें भोजन की आवश्यकता हो उतनी मात्रा में उपलब्ध हो। और अल्पतम होता है, इसका अपोजिट पार्ट्स होता है अनुकूलतम और अल्पतम। अच्छी बुरी पोषण की कोई स्थिति नहीं होती है। कुपोषित और अति पोषित या कुपोषण से होने वाले रोग होते हैं। और अपर्याप्त और पर्याप्त यह भी कोई स्थिति नहीं होती है पोषण की स्थिति होती है अनुकूलतम और अल्पतम। नेक्स्ट है, पुष्टिकर पदार्थ होते हैं। पुष्टिकर पदार्थ कैसे पदार्थ होते हैं? पुष्टिकर पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, या पुष्टिकर पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो शरीर बनाते हैं और मरम्मत नहीं करते, या जो शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते, या बीएमआर नियंत्रित नहीं करते। तो पुष्टिकर पदार्थ में वो पदार्थ आएंगे जो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। पुष्टिकर पदार्थ में विटामिन्स और मिनरल्स आ जाएंगे। जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वह ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे बॉडी को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं, नियमित और नियंत्रित करते हैं हमारे शरीर को। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है कैसे? जो ऊर्जा की इकाइयाँ होती हैं उसमें कई इकाइयाँ होती हैं। सामान्य इकाई, उसके बाद की इकाई क्रिटिकल इकाई। तो जो सामान्य इकाई होती है वह होती है 1:2 ऊर्जा की समान इकाई निकालने के लिए 1:2 फॉर्मूले का यूज किया जाता है। बीएमआर का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट। और जो ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई होती है वह होती है 1:4 तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? इस प्रश्न का मतलब है जो हमारा शरीर है उसमें कितना प्रतिशत जल होता है, या हमारा शरीर कितने प्रतिशत जल से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर जो होता है 17% जल से मिलकर बना हुआ है, या 35%, या 62%, या 75%। तो हमारे शरीर में जल की कुल मात्रा 60 से 70% के बीच में होती है, ये एवरेज है। तो इसमें 75% है वह 70 से ज़्यादा हो जा रहा है, और जो 62% है वह एवरेज में है 60 और 70 के बीच में।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 62%। नेक्स्ट है संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। आरडीए के अनुसार एक समान व्यक्ति की आयु वर्ष कितनी होती है? संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष वह 20 से 50 होगी, या 20 से 39 होगी, या 25 से 55 होगी, या 25 से 60 होगी। तो किसी भी संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है 19 से 39 वर्ष। यह आरडीए 2020 के अनुसार है। आरडीए 2020 19 से 39 वर्ष होती है। नेक्स्ट है आरडीए के अनुसार, जो आरडीए है वह किससे प्रभावित होता है? जो आरडीए चार्ट तैयार किया गया है वह किससे प्रभावित होता है? वो कार्यस्थल से प्रभावित होता है, या सामाजिक स्थिति से, या पारिवारिक आकार से, या शारीरिक आकार से? तो इसका राइट आंसर होगा जो आरडीए है वह शारीरिक आकार से प्रभावित होता है। आरडीए चार्ट जो होता है वह शारीरिक भार और शारीरिक आकार और एज के आधार पे ही तैयार किया गया है। आरडीए चार्ट आरडीए चार्ट में सबका अलग अलग एज बताया गया है कि जो गर्भवती स्त्री है, जो दूध पिलाने वाली स्त्री है, जो नॉर्मल स्त्री है, जो नॉर्मल पुरुष है, जो 1 से 3 वर्ष के बालक हैं, जो 3 से 6 वर्ष वाले हैं बालक हैं, उनको कितना आहार डेली देना चाहिए, प्रतिदिन उनको कितनी ऊर्जा की, कितने प्रोटीन की, कितने विटामिन की, कितने आयरन की आवश्यकता पड़ती है, यह सब आरडीए चार्ट में प्रभावित किया है, आरडीए चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। तो आरडीए चार्ट जो प्रभावित होता है वह शारीरिक आकार के आधार पर प्रभावित होता है, पारिवारिक आकार नहीं होगा। पारिवारिक आकार से कोई मतलब नहीं है आरडीए चार्ट का। नेक्स्ट है एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है किससे? जब हम एक संतुलित आहार बनाते हैं तो उसमें ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से बनाते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिले, किससे प्रोटीन मिले, किससे विटामिन मिले? तो इसमें ऊर्जा की बात हो रही है, ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? और इसका ऑप्शन है शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थों से, या संरक्षित सब्जियों और फलों से, या अनाजों और वसा से, या तेल और वसा से। तो ऊर्जा हम सबसे ज़्यादा अनाज और वसा से, फैट से लेते हैं। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अनाज होते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, और फैट वसा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अनाज का एक एक्सचेंज कितना ऊर्जा देता है? जो अनाज का एक एक्सचेंज होता है वह कितना कैलोरी देता है या ऊर्जा देता है? वह 100 कैलोरी देता है, या 70 कैलोरी ऊर्जा देता है, या 50 कैलोरी, या 40 कैलोरी? तो अनाज का एक एक्सचेंज 50 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। नेक्स्ट है वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज कहाँ पाया जाता है? जो जो वसा को हमारा लाइपेज एंजाइम है वसा को पचाने वाला, वह शरीर के किस भाग में पाया जाता है, या शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? वह लार से स्रावित होता है, या अमाशयी रस से स्रावित होता है, या आग्नेयाशयी रस से स्रावित होता है, या आंत्र रस से? तो जो लाइपेज होता है वह आग्नेयाशयी रस से स्रावित होता है। जो पैनक्रियाज होता है वहाँ से लाइपेज स्रावित होता है, और यह हमारी वसा को पचाता है। नेक्स्ट है एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को कैसा आहार नहीं देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सॉरी, इस प्रश्न का मतलब है एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति है प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है तो उसको इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? उसे पुनः चोट से बचाना और स्थिति को बिगाड़ देना चाहिए? नहीं। उसे घायल व्यक्ति को यथासंभव आराम देना चाहिए? नहीं। उसे जल्दी से जल्दी घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सा सेवा के अधीन रखना चाहिए? नहीं। या उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करनी चाहिए? तो नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा जो प्राथमिक चिकित्सा जो व्यक्ति दे रहा है उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच नहीं करनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 4।
नंबर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की औसत दर कितनी होती है? जो सामान्य व्यक्ति होता है वह 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है, या उसका सांस नहीं, कितने बार उसके हृदय की धड़कन धड़कती है और वह कितनी बार सांस लेता है। पहले तो आप सांस के बारे में जानिए कि एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस अपने नाक से लेता है। तो वह 12 से 18 बार होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 18 बार सांस लेता है। इसमें हृदय की धड़कन पूछ रहा है, किसी भी व्यक्ति के हृदय का धड़कन औसत प्रति मिनट कितनी होती है? 70 बार होती है, 72 बार होती है, 75 बार होती है, या 80 बार होती है? तो कोई भी सामान्य व्यक्ति जो होता है उसके हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। नेक्स्ट है, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वह कौन सी चिकित्सा है जिसमें हमें प्राथमिकता देनी चाहिए? वह श्वास अवरोध है, या गंभीर रूप से जलना है, या औसत रक्तस्राव है, या बहुअस्थि भंग है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वह श्वास अवरोध है। कोई भी व्यक्ति है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसे पहली प्राथमिकता, उसे सर्व, इन चारों के अकॉर्डिंग उन्हें सबसे पहले इसको इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, क्योंकि उसके सांस अवरोध हो रही है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी मृत्यु का भय है। बाकी गंभीर रूप से जलना, वह तो जल चुका है, इसे थोड़ी मतलब इसके अपेक्षा इसको कम इसकी ज़रूरत है प्राथमिक चिकित्सा की। बहुअस्थि भंग, हड्डी जिसकी टूटी हुई है उसको भी कम, इसके अकॉर्डिंग इसको कम आवश्यकता है प्राथमिक चिकित्सा की। औसत रक्तस्राव, जिसको औसत एवरेज में रक्तस्राव हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्राव अवरोध। नेक्स्ट है, वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तदाब कितना होता है? वो 80 से 110 सिस्टोलिक और 50 से 80 डायस्टोलिक होता है, या 90 से 120 सिस्टोलिक और 60 से 85 डायस्टोलिक होता है, या 100 से 140 सिस्टोलिक होता है और 60 से 90 डायस्टोलिक होता है, या 120 से 160 सिस्टोलिक होता है और 70 से 100 डायस्टोलिक होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा 90 से 120। जो सिस्टोलिक होता है वह 90 से 120 होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक होता है वह 60 से 80 mmHg होना चाहिए। किसी भी सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब नॉर्मल 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है किसी भी सामान्य व्यक्ति का। तो इसमें एवरेज दिया गया है, तो सही एवरेज सेकंड वाला ऑप्शन होगा। 90 से 120 को नॉर्मल माना जाएगा जिसका सिस्टोलिक हो, और जिसका डायस्टोलिक 60 से 85 हो। नेक्स्ट है, खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? उसे घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए, या टूटे हुए हिस्से को हटाना चाहिए, या नी सारी अंगों को बदल देना चाहिए, या चोट को गेज से ढक देना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। नेक्स्ट है, पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है किसमें? जो पट्टियां होती हैं उनको किसमें वर्गीकृत किया जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? त्रिकोणीय और गोल पट्टियां, या विस्तृत और संकरी पट्टियां, या सरल और उल्टी सर्पिल पट्टियां, या चिपकने वाली और न चिपकने वाली पट्टियां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा त्रिकोणीय और गोल सकरी पट्टियां। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? उसे जल द्वारा आग को बुझाना चाहिए, या उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना, या उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ना चाहिए, उस व्यक्ति के चारों ओर दौड़ना चाहिए, या उसकी ओर जाते हुए कंबल कालीन या कोट ले लेना चाहिए, या आहत को नहीं लुढ़काना, आहत को नहीं लुढ़काना?
तो क्या नहीं करना चाहिए? तो उस व्यक्ति के चारों ओर नहीं दौड़ना चाहिए, यह कार्य नहीं करना चाहिए। बाकी उसकी ओर जाते हुए कंबल कालीन कोट ले जाना चाहिए, उससे ढक देना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए। जल द्वारा आग बुझाना चाहिए, ये भी ऑप्शन एक तरह से ठीक है। जल नहीं, कपड़ा या कंबल से ढकना चाहिए। इसमें क्या नहीं करना चाहिए यह पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा उस व्यक्ति के चारों ओर नहीं दौड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? कैल्शियम का अच्छा स्रोत, चावल, बंगाल चना, दूध या मुर्गा? तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है, मिल्क होता है। नेक्स्ट है, दूध में इसकी कमी होती है, मतलब दूध में किसकी कमी होती है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या प्रोटीन की? तो दूध में विटामिन सी और आयरन की कमी होती है। नेक्स्ट है, कोड़ीय मुख शोथ जिसको स्टोमैटिटिस बोलते हैं, किसकी कमी के कारण होता है? मिथाइमाइन, ये कुछ नहीं होता है, मिथाइबिन होता है। फोलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन या बायोटीन? तो जो कोड़ीय मुख शोथ होता है जिसमें होठ के किनारे हिस्से कट जाते हैं, वह राइबोफ्लेविन बी2 की कमी से होता है। मंदाग्नि जिसको डाइपेप्सिया बोलते हैं, का अर्थ क्या होता है? मंदाग्नि, मंदबुद्धि दृष्टि या नींद की कमी या भूख की कमी या बदहजमी? तो बदहजमी को ही मंदाग्नि या डाइपेप्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? उसे ऊर्जा की कमी होगी या कैल्शियम की कमी होगी या प्रोटीन की कमी होगी या आयरन की कमी होगी? तो कोई भी गर्भवती, जो भी गर्भवती महिला होती है उसको ज़्यादातर आयरन की कमी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें क्राइटोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? पालक में, बंद गोभी में, फूल गोभी में या शलजम में? तो जो ग्राइटोजेनिक घटकें होती हैं यह हमारे शरीर में विटामिनों का विटामिनों के अवशोषण में बाधा अवरोधक उत्पन्न करती हैं। यह पालक में, बंद गोभी में, फूल गोभी में मिलती हैं, प्राप्त होती हैं। ब्रोकली में भी मिलती हैं ग्राइटोजेनिक घटकें, लेकिन शलजम में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? गेहूं में, बाजरा में, ज्वार में या चावल में? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वह ज्वार में पाया जाता है। 12 ग्राम प्रति 100 ग्राम में 12 ग्राम पाया जाता है, और इसीलिए आजकल मोटे अनाज को प्राथमिकता दी जा रही है। नेक्स्ट है, आईसीएमआर। आईसीएमआर 1989 में लॉन्च हुआ था, और इन्होंने खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा को किस ग्रुप में रखा हुआ है? जो आईसीएमआर है जिसकी स्थापना 1989 में हुई है, तो आईसीएमआर के अनुसार खाद्य ग्रुपे के अनुसार राजमा किस ग्रुप में रखा गया है? ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में या ग्रुप 4 में? तो राजमा को ग्रुप 2 में रखा गया है। जो फलियां हैं उनको ग्रुप 2 में रखा गया, दाल और फलियों को। तो राजमा फलियों के अंतर्गत आएगा। फलियों के अंकुरण में जो फलियां होती हैं, जैसे जो भी अनाज होते हैं, उनको जब हम भिगोते हैं तो उनके अंकुरण से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है या प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है या वसा की मात्रा बढ़ती है या विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है? तो जब हम चना, मटर, अनाजे भिगोते हैं तो उसमें विटामिन बी1 और बी2 की, मतलब बी ग्रुप तो बढ़ता ही है, जिसमें बी1 बी2 बढ़ जाता है, बी1 बी2 की मात्रा बढ़ जाती है अंकुरण से, और विटामिन सी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना है, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ विटामिन बी1 का जिक्र नहीं है, यहाँ विटामिन सी का जिक्र है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, यह लगाएंगे। नेक्स्ट है, जो ब्रान होता है जो फलों के अनाजों के छिलकों में होता है, ब्रान जो गेहूं होता है, चावल होता है, उसके ऊपरी परत का हिस्सा ब्रान कहलाता है। ब्रान किसका अच्छा स्रोत होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, या कसैलापन और खनिज का, या विटामिन बी ग्रुप और कसैलापन का, या विटामिन बी ग्रुप और प्रोटीन का?
तो जो प्राण होता है वह विटामिन बी ग्रुप और कसैलापन का स्रोत होता है। जो प्राण होता है हम जानवरों को खिलाते हैं क्योंकि उसमें कसैलापन रहता है, मनुष्य इंसान नहीं खा पाएगा। और उसके छिलकों में ही विटामिन बी ग्रुप होता है। जितने भी विटामिन बी ग्रुप होते हैं, बी 1, बी 2, बी 6, बी 5, बी 7, वह प्राण में ही उपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी ग्रुप और कसैलापन। नेक्स्ट है, लाल ताड़ के तेल में क्या होता है? जो लाल ताल ताड़ होता है उसके तेल में कौन क्या होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन डी होता है या विटामिन ई होता है? तो लाल ताड़ के तेल में विटामिन ई होता है। किसी भी तेल में, या गेहूं का हो या लाल ताड़ का तेल हो, तो उसमें विटामिन ई होता है। और यह क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है कि गेहूं के भ्रूण में कौन से विटामिन होता है। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है किस रूप में? गैर विकारी खाद्य पदार्थ के रूप में, या विकारी खाद्य पदार्थ के रूप में, या अर्ध विकारी खाद्य पदार्थ के रूप में, या सुविधाजनक विकारी खाद्य पदार्थ के रूप में? तो इसका राइट आंसर होगा गैर विकारी। जो चीनी होती है यह गैर विकारी खाद्य शर्करा वस्तुएं होती हैं। इनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनको गैर विकारी खाद्य पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या खनिज लवण का? तो दूध में ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक घटक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है? मीडिया का, संस्कृति का, अभिजात वर्ग का या गुणवत्ता का? तो भोजन की पसंद और नापसंद का प्रभाव मीडिया पर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, सीधे भाप से पकाना। पकाने की एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है? सूखी गर्मी लगाई जाती है, या वसा या तेल का उपयोग पकाने के माध्यम के रूप में होता है, या गीली पकाने की विधि होती है, या गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि होती है? तो इसका राइट आंसर होगा गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि होती है। डायरेक्ट स्टीमिंग होती है, सीधे भाप से पकाना, तो यह गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि होती है। डायरेक्ट स्टीमिंग पूछ रहा है तो प्रत्यक्ष विधि होगी, गर्म करने की प्रत्यक्ष विधि। किण्वन बढ़ाता है। किण्वन से, फर्मेंटेशन से क्या बढ़ता है? प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, या वसा की मात्रा, या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, या विटामिन सी की मात्रा? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन बी की मात्रा बढ़ती है और विटामिन सी उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग विटामिन सी की मात्रा होगी। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? जैविक खाद की उपलब्धता को, या उपयुक्त तापक्रम की उपलब्धता को, या वायु की उपलब्धता को, या उपयुक्त पीएच की उपलब्धता को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वायु की उपलब्धता को। जब हम कैनिंग माध्यम से भोजन को स्टोर करते हैं, तो उस जिस डिब्बे में हमको स्टोर करना होता है भोज्य पदार्थों को, तो उस डिब्बे को स्टरलाइज्ड करते हैं, विसंक्रमित करते हैं। इसके लिए हम उबलते पानी में 15 से 30 मिनट तक उस बॉटल को, जिस बॉटल में भरना होता है, उबालते हैं। फिर उसमें से वायु को हटा देते हैं, फिर भोजन को पैक करते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाता है? वर्णहीन करना होता है, निर्जलीकरण होता है, या अचार बनाना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा निर्जलीकरण। जब हम किसी भी भोज्य पदार्थ का निर्जलीकरण, उसमें से पानी निकालते हैं, तो उसमें से एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम जीवाणु जो भी, वह विसंक्रमित हो जाते हैं या मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और भोज्य पदार्थ संरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान है। ज्ञान क्या है? मानवीय स्रोत है, गैर मानवीय स्रोत है, नवीकरण स्रोत है, या गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ज्ञान मानवीय स्रोत है। ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है जो दिखाई नहीं देता है, तो ज्ञान मानवीय स्रोत है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है। गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा कितना होता है? 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम या 100 ग्राम?
तो गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती स्त्री को 75 ग्राम भोजन की अतिरिक्त मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। नेक्स्ट है 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रति डे में। तो इस प्रश्न का मतलब है जो 16 से 18 वर्ष की किशोरी हैं उनमें प्रोटीन की दैनिक मात्रा कितनी देनी चाहिए। तो हमें अब RDA 2020 के अनुसार ध्यान रखना है या याद रखना है कि एक किशोरी बालिका के लिए RDA के अनुसार 46.2 ग्राम पर डे प्रोटीन देना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए, और जो EAR है उसके अनुसार 37.3 ग्राम पर डे प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 46.2 ग्राम पर डे। नेक्स्ट है ज्वर के दौरान देना चाहिए। जब किसी को ज्वर या बुखार या फीवर है तो उसे क्या देना चाहिए। तले हुए और खस्ता खाद्य पदार्थ या मसालेदार खाद्य पदार्थ या वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो या सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ। तो इसका राइट आंसर होगा सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट है दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से की जाती है। बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, लैक्टोमीटर से या माइक्रोस्कोप से। तो दूध में मिलावट की जांच लैक्टोमीटर से की जाती है। बैरोमीटर से वायु का दाब नापा जाता है, वायुमंडल में या पर्यावरण में वायु के दाब को मापा जाता है। थर्मामीटर से शरीर का टेम्परेचर नापा जाता है, और माइक्रोस्कोप से किसी भी वस्तु को देखा जाता है, उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। जैसे हम टेक्सटाइल में कॉटन लीलन का माइक्रोस्कोपी जांच करते हैं, उसकी संरचना को देखते हैं। नेक्स्ट है ORS। जो ORS घोल होता है उस घोल के प्रति लीटर जल में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड मिला होता है। तो इसकी मात्रा पूछ रहा है। जो ORS घोल होता है उसमें 3 तत्वों को मिलाकर ORS बनाया जाता है, जिसमें साधारण नमक होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और पोटेशियम क्लोराइड होता है। इसकी मात्रा पूछ रहा है। इसकी मात्रा होती है जो NaCl होता है साधारण नमक, उसकी मात्रा 3.5 होती है। जो बाइकार्बोनेट होते हैं उसकी मात्रा 2.5 होती है, और जो पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 होता है। इसको घर पे भी बना सकते हैं या मार्केट से ले सकते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है। जो टाइफाइड रोग होता है किस माध्यम से फैलता है। वह स्पर्श से फैलता है या वायु से फैलता है या जल और आहार से फैलता है या वैयक्तिक स्वच्छता में कमी से फैलता है। तो जो टाइफाइड होता है वह दूषित जल और आहार भोजन से फैलता है। खेसारी दाल के कारण क्या होता है। जब हम खेसारी दाल का उपयोग करते हैं तो कौन सी बीमारी होती है। रक्ताल्पता होता है, पैलाग्रा होता है, रिकेट्स होता है या लैथीरिज्म होता है। सॉरी। तो खेसारी दाल के प्रयोग से लैथीरिज्म होता है। यह एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। अगर खेसारी दाल का ज़्यादा उपयोग करता है तो वह अंधेपन का शिकार हो जाता है जीवन भर के लिए। और लैथीरिज्म एक बीमारी है जो खेसारी दाल के उपयोग से होती है, और खेसारी दाल की मिलावट अरहर या तूर के दाल में की जाती है। जो हम अरहर की दाल खाते हैं उसमें खेसारी दाल की मिलावट की जाती है। नेक्स्ट है मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। खेसारी दाल से लकवा होता है, या मेटेनिल येलो या पीला कलर होता है, हल्दी में मिलावट की जाती है, या अर्जिमोन का तेल, या रोडेमाइन बी ये भी नहीं होगा। तो जो अर्जिमोन का तेल होता है वह सरसों के तेल में मिलाया जाता है, और इससे व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है अर्जिमोन के तेल से के मिलावट से। और खेसारी दाल के प्रयोग से लकवा मार देता है, अंधापन भी हो जाता है। नेक्स्ट है FPO मानक चिन्ह है जिस इसकी गुणवत्ता के लिए FPO एक मानक चिन्ह है। यह किसकी गुणवत्ता के लिए लगाया जाता है। गैस चूल्हा, चावल, जैम या आम।
तो जे जो एफपीओ होता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यह स्पेशली फल से बनाए गए खाद्य पदार्थों के लिए लगाया जाता है, जैसे जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, इन सब के लिए लगाया जाता है एफपीओ, जितने भी पेय पदार्थ हैं। नेक्स्ट है, पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है किसका? वास्तविक प्रत्यक्ष आय का या अवास्तविक अप्रत्यक्ष आय का? वास्तविक अप्रत्यक्ष आय का या धन आय का या आत्मिक आय का? तो जो कोई स्त्री है और अपने परिवार के लिए सिलाई बुनाई कर रही है तो वह वास्तविक प्रत्यक्ष आय की श्रेणी में आएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए बनाने के लिए भविष्य क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए बनाने में सहायक होता है? दैनिक लेखा, साप्ताहिक लेखा, मासिक लेखा या वार्षिक लेखा? तो जो मासिक लेखा है, जो हम महीने में एक बार बनाते हैं, वह भविष्य के लिए सबसे अच्छा होता है। और जो संतुलन तालिका है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। यह साल के अंत में बनाई जाती है, साल के शुरुआत में नहीं बनाई जाती है, साल के अंत में बनाई जाती है। संतुलन तालिका इसलिए बनाते हैं जिससे हमें पता चले कि क्या, हाँ, कौन सी सामग्री या कौन सा हमारा इनकम डिसबैलेंस हुआ है। बैलेंस बनाया जाता है संतुलन तालिका बनाकर। नेक्स्ट है, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? बैंक का वह कौन सा खाता है जिसमें एक साथ एक बार पैसा लगा दिया जाता है? धन राशि एक निश्चित अवधि के लिए, मतलब एक मोटा पैसा निश्चित अवधि के लिए 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए लगा दिया जाता है। तो किसी भी बैंक में कम से कम 5 साल के लिए पैसा लगाया जाता है। निश्चित जो अवधि डिसाइड होती है वो 5 साल की होती है, कम से कम 5, 10, 15। तो वह कौन सा खाता होता है? वह बचत बैंक खाता होता है या चालू खाता होता है या आवर्ती खाता होता है या सावधि जमा खाता होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता के अंतर्गत हम एक निश्चित धनराशि को एक निश्चित समय के लिए लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। चालू खाता वह होता है जिसमें हमें कोई ब्याज नहीं मिलता है, या व्यापारियों के लिए, स्पेशली व्यापारी ही खोलते हैं चालू खाता। बचत बैंक खाता यह एक गृहिणी, बच्चा कोई भी खोलता है, लेकिन ज़्यादातर गृहिणी और बच्चे ही खोलते हैं बचत बैंक खाता। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है यह खाद्य मिलावट अधिनियम के तहत आया था। भोज्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए एक अधिनियम बनाया गया। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उनमें मिलावट को रोकने के लिए नियम बनाया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यह 1954 में आया या 1960 में आया या 1986 में आया या 1994 में आया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रभाव में आया था और लागू हुआ था 1987 में। यह लॉन्च हुआ 1986 में लेकिन लागू हुआ 1987 में। और जो 1954 में लागू हुआ था वह था खाद्य मिलावट अधिनियम। जो खाद्य पदार्थ थे उनमें मिलावट को रोकने के लिए खाद्य मिलावट अधिनियम लाया गया 1954 में। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए वह 1986 में आया था और लागू हुआ था 1987 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नम्यता दर्शाता है? कौन सी रेखाएं हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो नम्यता को दर्शाती हैं? वह उदग्र रेखाएं हैं। उदग्र कोई रेखाएं नहीं होती हैं। वह एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं, जो ऐसे हैं या ऐसे हैं, जो एक दूसरे को काट रही हैं। या तिरछी रेखाएं हैं, या वक्र, जिसको गोल बोलते हैं, गोलाकार रेखाएं हैं। तो जो नम्यता दर्शाती हैं वह वक्र रेखाएं, गोलाकार रेखाएं होती हैं जो नम्रता दिखाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली और प्रभावशाली तथा संपन्न माना जाता है? नीला रंग, बैगनी रंग, सफेद रंग या काला रंग? तो जो
बैगनी रंग होता है वह गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्नशाली माना जाता है, बैगनी रंग। और जो नीला रंग होता है वह साहस के को प्रदर्शित करता है, इसलिए जितने भी आर्मी का रंग होता है वह नीला रंग ही होता है। सफेद रंग या किसी मतलब दुख को ही प्रदर्शित करता है, या साधारण किसी भी व्यक्ति की साधारणता को, सिंपल सिटी को प्रदर्शित करता है, तो सफेद रंग होता है। यह शांति का प्रतीक होता है, सफेद रंग, व्हाइट कलर, शांति का। और जो काला रंग होता है यह दुख का प्रतीक होता है, या विरोध का, दुख विरोध की भावना का। शांति का प्रतीक सफेद रंग होता है। नीला रंग साहस का प्रतीक होता है। जो केसरिया रंग होता है वह भक्ति का प्रतीक होता है। जो लाल रंग रहता है वो प्यार का प्रतीक रहता है। प्यार, दोस्ती, उग्रता, चटकीलापन आता है। लाल कलर वह खुशी को प्रदर्शित करता है, लाल रंग। और जो पिंक कलर है यह स्त्रियों का फेवरेट कलर होता है, पिंक कलर। इस तरह हमने आज के प्रैक्टिस सेट में 51 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके आगे के क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं अपनी तैयारी को, कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।